नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। बिहार में चुनाव से ठीक पहले आरजेडी को एक बड़ा झटका लगा है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने आईआरसीटीसी घोटाला मामले में लालू परिवार पर आरोप तय कर दिए हैं। लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव तीनों पर आरोप तय कर दिए गए। लैंड फॉर जॉब मामले में भी आरोप तय होने थे, लेकिन आज वो टल गया। अब 10 नवंबर को इस मामले में आरोप तय करने पर फैसला आ सकता है। आईआरसीटीसी घोटाला मामले में आरोप तय होने को तेजस्वी राजनीतिक साजिश बता रहे हैं। तेजस्वी का आरोप है कि सीबीआई ने 2018 में चार्जशीट दाखिल की थी और अब जो 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं तो आरोप तय किए जा रहे हैं। तेजस्वी इस मामले को रक्षा कवच के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और विक्टिम कार्ड खेलकर भुनाने की कोशिश भी कर सकते हैं। हालांकि लालू परिवार का घोटाले से एक पुराना रिश्ता रहा है, इसलिए बीजेपी इसे उछालने में भी कोई कसर नहीं छोड़ रही। बिहार में विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। एक तरफ विधानसभा चुनाव और दूसरी तरफ दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में लालू परिवार, तेजस्वी यादव, लालू यादव और राबड़ी देवी की पेशी हुई। लालू परिवार समेत आरजेडी समर्थकों की सांसें अटकी हुई। सांसें तो महागठबंधन की भी ऊपर नीचे हो रही होगी। जिस आरजेडी के साथ गठबंधन में कांग्रेस समेत बाकी सहयोगी दल बिहार में सत्ता पाने का सपना देख रहे हो, वो आरजेडी तो खुद भ्रष्टाचार के दलदल में धंसी है। लालू परिवार के मन में चल रहे उहापोह के बीच राउज एवेन्यू कोर्ट ने भ्रष्टाचार के एक मामले में आरोप तय कर दिए। ये सही है कि कोर्ट ने लालू परिवार को दोषी नहीं ठहराया है। अब लालू परिवार के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा चलेगा, लेकिन आरोप तय होना भी बिहार चुनाव को प्रभावित कर सकता है। खासकर तेजस्वी यादव के लिए ये सेटबैक साबित हो सकता है, या फिर तेजस्वी इसे मुद्दा बनाकर जनता की हमदर्दी भी हासिल कर सकते हैं। शायद तेजस्वी ने इस रणनीति की शुरुआत भी कर दी है। उन्होंने आरोप तय किए जाने को कोर्ट की सामान्य प्रक्रिया बताते हुए केस लड़ने की बात कही। साथ ही तेजस्वी ने इसे राजनीतिक प्रतिशोध बताया। ये कोर्ट का सामान्य प्रक्रिया है और आप सब लोगों को पता है कि ये सामान्य प्रक्रिया है और आज कोर्ट ने बुलाया था और हम लोग गए थे। केस जो है हम लोग आगे लड़ेंगे और आप सब लोग जानते हैं कि भाई हम तो पहले कई दिनों से कह रहे थे कि अब चुनाव आया है तो इस तरह की चीजें होंगी, लेकिन फिर भी न्यायालय का हम लोग सम्मान करते हुए हम बस इतना ही कहना चाहते हैं कि हम लोग हमेशा से लड़ते आए हैं और आगे भी लड़ेंगे और तूफानों से लड़ने में मजा ही कुछ और है। और हम हमेशा अपने पथ को चुना है, संघर्ष के पथ को चुना है। हम अच्छे मुसाफिर भी बनेंगे और मंजिल पर भी पहुंचेंगे। भ्रष्टाचार के जिस मामले में लालू परिवार पर आरोप तय किए गए हैं, तो घोटाले के तार कैसे होंगे सत्ता पर सवार? बड़ी बात यहाँ पर लालू यादव, तेजस्वी, राबड़ी आज दिल्ली पहुंचे थे और कल ही ये बात सामने आई थी कि अदालत ने बुलाया है, इसलिए वहां पहुंचे हैं। लेकिन आज आईआरसीटीसी घोटाला मामले में आरोप तय कर दिए गए और इसके बाद राजनीतिक साजिश का आरोप तेजस्वी लगाते हुए दिखे। वो 2004 से 2009 के बीच आईआरसीटीसी घोटाले से जुड़ा है। रेल मंत्री रहते लालू यादव पर अनियमितता के आरोप लगे। सीबीआई की चार्जशीट के मुताबिक पुरी और रांची के बीएनआर होटलों को आईआरसीटीसी के तहत लाया गया। पटना के सुजाता होटल को लीज पर देने में गड़बड़ी की गई। सुजाता होटल को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए टेंडर में किया गया हेरफेर। बदले में लालू परिवार को पटना में 3 एकड़ जमीन दी गई। लालू की जानकारी में कम कीमत में जमीन की डील हुई। जमीन को बाद में राबड़ी तेजस्वी की कंपनी ने अधिग्रहित किया। तेजस्वी पर भी भ्रष्टाचार, मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गंभीर आरोप लगे। एक तरफ बिहार चुनाव और दूसरी तरफ तेजस्वी पर भ्रष्टाचार की फांस। सवाल है कि अब आगे क्या होगा? आईआरसीटीसी घोटाले में लालू परिवार समेत 7 लोगों पर आरोप तय हो चुके हैं। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत मुकदमा चलेगा। धारा 420 और आईपीसी की धारा 120 के तहत केस। लालू, राबड़ी, तेजस्वी यादव पर चलेगा मुकदमा। आपराधिक साजिश और भ्रष्टाचार के तहत मुकदमा चलेगा। लालू परिवार अदालत में अपना पक्ष रखेगा। अगर गिरफ्तारी का आदेश होता है तो जमानत लेनी होगी। जमानत खारिज हुई तो फिर जेल जाना पड़ सकता है। बिहार असेंबली इलेक्शन से पहले एक बड़ी अपडेट दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से आ रही है और दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने जो आरोप तय करने पर फैसला देना था वो सोमवार को दे दिया है और आरोप तय कर दिए हैं।
अगर हम इन आरोपों की बात करें तो 120 बी क्रिमिनल कंस्पिरेसी और 420 फोर्जरी के आरोप हैं। इसके अलावा प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के कुछ सेक्शन के तहत आरोप तय किए गए हैं। आरोपियों की बात करें तो लालू प्रसाद यादव, जो कि उस समय IRCT स्कैम कथित घोटाले के समय रेलवे मंत्री थे, तो पूर्व रेलवे मंत्री लालू प्रसाद यादव, पूर्व बिहार की मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के खिलाफ चार्जेस फ्रेम हो गए हैं। और प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के अनुसार जब जज पूछते हैं, यहाँ पर स्पेशल CBI जज विशाल गोगने थे, जब उन्होंने पूछा आरोपियों से जो कि फिजिकली मौजूद थे, कोर्ट के अंदर मौजूद थे, तो उनसे पूछा कि क्या आप गिल्टी हैं या नॉट गिल्टी हैं, तो उन्होंने कहा कि हम नॉट गिल्टी हैं। इसका मतलब बनता है कि अब मामले में ट्रायल चलेगा। तो सिर पर चुनाव और अदालती चक्कर, चुनाव में जिस बनती हुई हवा की बात तेजस्वी कर रहे हैं, कहीं वो पलट न जाए। हालांकि कांग्रेस कह रही है कि चुनाव पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। देखिए, राजनीतिक प्रतिशोध और राजनीतिक दुराग्रह का खेल जब से पिछले 11 साल से ये लोग चला रहे हैं, राजनीतिक प्रतिद्वंदी जो भी है उनको निशाने पर लाके ये सब किया जाता है। मैं कोर्ट पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो सरकार है देश में, वो हमेशा अपने राजनीतिक विरोधियों को प्रताड़ित करता है, चाहे ईडी हो, CBI हो, कोर्ट हो, सबके माध्यम से। लेकिन इस सब का बिहार चुनाव पर कोई असर नहीं होला, इसका उल्टा असर होने वाला है। ऐन चुनावी समय पर लालू परिवार पर भ्रष्टाचार का नया मामला, बीजेपी को तो बैठे बिठाए इसे धार देने का मौका मिल गया। जो भ्रष्टाचार करेगा, आरोप तो उसी पे तय होगा ना। IRCTC मामले में पूरा लालू परिवार सम्मिलित है और यह भ्रष्टाचार से बिल्कुल बिहार बदनाम हुआ है। ऐसे भी लालू परिवार पूरा भ्रष्टाचार के लिए, घोटाला के लिए, परिवारवाद के लिए बदनाम है, प्रतीक हो गए हैं यह भ्रष्टाचार के और घोटाले के। और जो घोटाला भ्रष्टाचार करेगा, न्यायालय तो न्याय करेगी ही। जेडीयू भी लालू परिवार और आरजेडी के पुराने पन्ने खोलते हुए कह रही है कि लालू परिवार के भ्रष्टाचार के चलते ही जेडीयू लालू की समता पार्टी से अलग हुई थी। लालू परिवार पर भ्रष्टाचार का यह नया मामला नहीं है। चारा घोटाले से लेकर लैंड फॉर जॉब तक कई मामले पहले से चल रहे हैं। पिछले चुनाव में महागठबंधन के साथ लड़ते हुए आरजेडी को मिली 75 सीटों के पीछे तेजस्वी की अहम भूमिका थी। तेजस्वी खुद को बिहार के युवाओं के बीच आइडियल की तरह पेश करते रहे हैं, युवाओं को नौकरी देने का वादा कर रहे हैं। लेकिन IRCTC चार्जशीट में नाम आने पर तेजस्वी की इमेज को डेंट लगना तय माना जा रहा है। हालांकि बिहार जैसे राज्य में मतदान की तारीख नजदीक आते आते भ्रष्टाचार के ये मुद्दे पीछे चले जाएं तो इसमें भी कोई हैरानी नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। कार्रवाई अदालत में हुई है, लेकिन उसका असर राजनीतिक तौर पर बहुत बड़ा हुआ है और इस लिहाज से भी कि ये ऐसा मौका है जब बिहार के चुनाव ठीक सामने हैं, हर कोई जनता के सामने अपनी साफ बेदाग निर्मल छवि लेकर जाने की तैयारी में है। और अब आपराधिक साजिश और 420 के आर तहत अगर आरोप लगा इसके पर तय किए जाते हैं लालू यादव, तेजस्वी और राबड़ी देवी पर, तो उसका संदेश जनता के बीच में कहीं पार्टी को लेकर गलत ना चला जाए, ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन देश का सवाल यहाँ पर कई सारे हैं। हम देश का सवाल आपके सामने लगते हैं। भ्रष्टाचार के आरोप तय होने से तेजस्वी को क्या चुनाव में नुकसान हो सकता है, ये भी बड़ी बात। क्या चुनाव के बीच तेजस्वी यादव को जेल हो सकती है, बहुत आगे की वैसे बात है। लेकिन चुनाव में महागठबंधन को घेरने का एनडीए का कोई प्लान अब कामयाब हो गया? क्या आरजेडी को इस सब के चलते नुकसान उठाना पड़ सकता है? मेरे साथ तीन खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। मेरे साथ चितरंजन गगन, आरजेडी के स्पोक्स पर्सन, प्रवक्ता मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। चितरंजन भाई, बहुत स्वागत है आपका। राजीव जेटली मेरे साथ स्पोक्स पर्सन बीजेपी इस वक्त जुड़ रहे हैं। राजीव भाई, आपका भी बहुत स्वागत है। आलोक मेहता सर, एडिटोरियल डायरेक्टर, पद्मश्री आलोक मेहता, किसी पहचान के मोहताज नहीं है, एक लंबा अनुभव है उनके पास और उन्होंने ऐसे कई राजनीतिक उतार चढ़ावों को कई पार्टियों के बीच में बहुत नजदीकी से देखा और समझा है। सबसे पहले चितरंजन गगन, मैं आपका ही रुख कर लेता हूं। जो कुछ भी आज अदालत के गलियारों से निकल कर आया, ये किसी भी राजनीतिक दल के लिए एक दुस्वप्न की तरह हो सकता है
कि जब वो जनता के सामने बेदाग निर्मल छवि लेकर जाने की तैयारी कर रहा हो तब कुछ ऐसे आरोप तय हो जाएं जो वाकई कई सवालों को जन्म यहां पर दे दें। क्या ये एक बहुत बड़ी समस्या की तरह ये पूरा मसला आरजेडी के सामने आकर खड़ा हो गया है? आरजेडी अपने वोटर तक किस तरीके से जाएगी, क्योंकि ये मसला तो अब सोशल मीडिया का दौर है, सब तक पहुंचेगा ही। चितरंजन जी। राजीव जी, बिहार की जनता इन सब बातों को समझती है, कोई अप्रत्याशित बात नहीं है। यह जो आज हुआ है कोई अप्रत्याशित घटना नहीं, यह पहले से अनुमान था। क्योंकि न केवल बिहार में, दूसरे राज्यों में भी आप देखिएगा कि जहां जहां चुनाव होता है तहां तहां सीबीआई, आईटी, ईडी का जो है तो आगमन वहां हो जाता है। छत्तीसगढ़ में आप देख लीजिए, दिल्ली में देख लीजिए, महाराष्ट्र में देख लीजिए, यहाँ झारखंड में देख लीजिए। तो यह पहले से था ही कि हाँ मैंने अब तो बस उसकी सक्रियता बढ़ेगी। लेकिन हर आदमी जानता है कि इस घटना के पीछे कौन लोग हैं और क्या इसकी सच्चाई। यह जो है सो 2009 के पहले की बात है, जब आदरणीय लालू जी रेल मंत्री थे और उस समय उसके बाद 3 बार ने साक्ष्य के अभाव में इस मामले को क्लोज कर दिया। यह मामला कब आया? जब 2015 में गठबंधन की सरकार बनी, नीतीश जी आ गए राष्ट्रीय जनता दल के साथ और सरकार बनी, तो 2017 में यह मामला आया सामने में और उसके बाद एफआईआर किया गया। अब 2017 में एफआईआर किया जाता है और 2025 में उसका जो है चार्जशीट फाइल किया जाता है। तो यह अब जिस समय क्या यह मामला है उस समय आदरणीय तेजस्वी जी क्या थे? राजनीति से कोई मतलब नहीं था, वे विद्यार्थी थे, क्रिकेट खेलते थे। तो ये इन सारी बातों को लोग समझ रहा है। और यह जो तो देखिए भाजपा को या जो उनके सहयोगी हैं उनको यह आभास हो गया है, उनको यह अच्छी तरह से वे उनको यह विभिन्न सूत्रों से उनको यह जानकारी मिल चुकी है कि बिहार में इस बार बदलाव की आंधी चल रही है और जो सो बिहार की जनता बदलाव करने जा रही है। आदरणीय तेजस्वी जी को अपना भविष्य मान चुकी है, बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में उनका ताजपोशी होने जा रहा है। तो यह सब होना स्वाभाविक है। इसलिए अब सीबीआई, आईटी, ईडी इसकी विश्वसनीयता कुछ नहीं रह गई और इसका उल्टा असर पड़ेगा। इसका उल्टा असर पड़ेगा। आप तो झारखंड में तो आप हेमंत सोरेन को जेल के अंदर बंद कर दिए। क्या हुआ? रिजल्ट परिणाम सामने क्या आया? अब दिल्ली में जो कुछ भी किए रिजल्ट सामने क्या आया? उसका क्या प्रतिफल निकला? तो सारे लोग जानते हैं कि यह जो सो भाजपा का हथकंडा है, यह साजिश है। भाजपा का तो यह चरित्र रहा है कि पहले जो सो परपंच रचो, परपंच को बाद में प्रोपेगेंडा करो और प्रोपेगेंडा के बाद में एक परसेप्शन बनाओ। उनके पास में कुछ नहीं है। बिहार के लोगों के पास में जाकर कहने के लिए, वोट मांगने के लिए कुछ नहीं है। वे क्या बताएंगे कि हाँ साहब 11 साल में डबल इंजन की सरकार ने बिहार को क्या दिया? क्या बताएंगे कि बिहार में एक नया पैसा का निवेश क्यों नहीं हुआ? क्या बताएंगे कि आज शिक्षा की स्थिति बदतर बिहार में क्यों है? आज स्वास्थ्य की स्थिति बदतर बिहार में क्यों है? क्या आदरणीय मोदी जी यह जवाब देंगे बिहार आकर कि जो उन्होंने 2015 में आदरणीय नीतीश जी के खिलाफ 58 घोटालों का आरोप लगाया था, क्या उसका जवाब देंगे मोदी जी और नीतीश जी या अमित शाह जी? सृजन घोटाला का जवाब देंगे? अभी 70,000 करोड़ रुपया का जो सीएजी ने पकड़ा इनका भ्रष्टाचार का मामला, क्या उसका जवाब देंगे? क्या बिहार की जनता पूछेगी कि आप जब पुल बनाते हैं सड़क का पता नहीं है, बांध बांधते हैं चूहा खा जाता है, हजारों बोतल जो सो चूहा शराब पी जाता है, क्या ये जवाब देंगे? यह जवाब नहीं दे सकते हैं। इसीलिए आज तक आपने किया क्या? कोई जवाब इनके पास में नहीं है। चितरंजन जी मैं आ रहा हूं आपके पास, लेकिन इससे पहले कि मैं राजीव जी का रुख करूं, बहुत संक्षेप में मुझे एक चीज बता दीजिए। आपने कहा कि ये सब राजनीति है, ये है। 2 होटल हैं जो कि आईआरसीटीसी के होटल थे, एक बीएनआर होटल रांची झारखंड का और पुरी होटल उड़ीसा का, जिसके रखरखाव की बात थी, जिसको लेकर ये सारी बातें हुई हैं। और इसे कहा गया कि सुजाता होटल्स प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया है, जो राबड़ी जी के स्वामित्व वाली थी। आप इससे इनकार करते हैं या इसको नहीं मानते? बस इतना बता दीजिए मुझे, ये गलत है या सही है?
हमसे पूछ रहे हैं? जी जी, आपसे ही पूछ रहा हूँ। बिल्कुल गलत है सर। ठीक है। यह सब जो साजिश है। बस 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 साजिश इतना ही है। जानना था, इतना ही जानना था, साजिश क्योंकि है। कोर्ट में यही चीजें रखी गई हैं। कोर्ट में राजीव जी, नहीं, मैं आपका रुख कोर्ट करता हूं। देखिए, मैंने नहीं, आपको वक्त राजीव- दिया, बस राजीव एक जी, चीज आपका ना नहीं, हाँ रा- सुनना था। नहीं, आपने कहा ये नहीं, गलत नहीं, है राजीव और जी। इसी आधार पर कोर्ट की कार्रवाई है। खैर नहीं, राजीव राजीव जी, जी। क्या क्या आपको लगता है जो राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा है उसे लेकर एन चुनाव के पहले आरजेडी मुश्किलों में तो पड़ सकती थी, लेकिन विक्टिम कार्ड लेकर भी तेजस्वी यादव जनता के पास जा सकते हैं? क्या अब आप आरजेडी को इस तरीके से देखेंगे? और दूसरा, आप इस बात को, कोर्ट की कही गई इन बातों को, जहां पर उन्होंने पूछा क्या आप गिल्टी हैं या नहीं हैं और लालू जी ने मना किया, उसके बाद इस केस की सारी अब प्रक्रिया शुरू होगी। और जहां तक लैंड फॉर जॉब की बात है वो थोड़ा आगे डिले हो गया है, लेकिन किस तरीके से आप देख रहे हैं इस मसले को आज के दिन? राजीव जी, एक मैं थोड़ा बड़ा अलग तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। ये जो आरजेडी के प्रवक्ता हैं, ये जो बात कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि एक रूटीन का प्रोसेस है। यूपीए गठबंधन में भ्रष्टाचार एक रूटीन का प्रोसेस है। ये आज़ादी सभी राजनीतिक दलों को मिलती थी, सभी नेताओं को मिलती थी। इन्होंने तो वही काम किया ना जो काम होते थे, जो प्रक्रिया थी, जो प्रचलन था। इन्होंने कुछ नया नहीं किया था, जैसी व्यवस्था थी उसी व्यवस्था के तहत काम किया था। इन्होंने जमीन ली, लाखों रुपए की, चंद लाखों रुपए की जमीन, जो 90 करोड़ की जमीन थी वो चंद लाख रुपए में इनको गिफ्ट कर दी गई। जहां पर नौकरी देने की बात आती थी, हमें नहीं पता था कि नौकरी देने का अभी भी आश्वासन दे रहे थे चुनावी प्रचार के अंदर, कि अगर इस व्यवस्था में, जो व्यवस्था इन्होंने अपनी वक्त में नौकरी देने की रखी थी, अगर इस व्यवस्था में जितने नंबर से नौकरी के बता रहे हैं कि हम इतनी नौकरियां देंगे, अगर 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 इस व्यवस्था में नौकरियां देंगे, तो मुझे नहीं लगता कि बिहार के अंदर एक इंच जमीन भी बचेगी जो आम आदमी के पास होगी। एक मिनट राजीव जी, आदरणीय चितरंजन जी, मैं चाहूंगा कि हम बहस को थोड़ा दूर रखें, चर्चा सामने रखें। दूसरी पार्टी का प्रवक्ता आपके बोल नहीं बोलेगा, ये तय है, तो उन्हें सुने, तर्क पर आगे काटें। राजीव जी, अपनी बात पूरी कीजिए। ये मसला राजीव जी आईआरसीटीसी घोटाले से जुड़ा है, जहां होटलों के ठेके को देने में बहुत सारा खेल हुआ। 14 आरोपी हैं इसमें कुल। राजीव जी। नहीं, बिल्कुल, ये क्योंकि आईआरसीटीसी से जुड़ा है, ये भ्रष्टाचार के सारे जो हैं, जो इन्होंने किरोशियों से बुने थे, वो कोर्ट के अंदर जाकर के खुल गए हैं। वो स्वेटर खुल चुकी है। और ये बात लालू जी को भी पता है, क्योंकि सुबह मॉर्निंग वॉक कर रहे थे लालू जी, और मॉर्निंग वॉक करने के बाद जिस तरीके का अंदाज़ा उनको लगा, उसके इमीडिएटली बाद उन्होंने व्हील चेयर ले ली थी, और उसके भी वीडियो आप तो पब्लिक डोमेन में आ रहे हैं। तो ये क्या, किस सिंपैथी से वोट लेना चाहते हैं? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। देखिए, ये एक वो प्रक्रिया थी जिस प्रक्रिया को वो फॉलो करते थे, यूपीए गठबंधन फॉलो करता है, उसके तहत वो कार्रवाई करते थे, उसके तहत वो अपने कार्य करते थे। कोर्ट के पास साक्ष्य रखे गए, जिन साक्ष्यों के आधार के ऊपर जो आज आपके सामने रिजल्ट आए हैं वो आपके सामने हो चुके हैं। ये अलग बात है कि बिहार के अंदर लालू जी की पार्टी जो है उसके ऊपर एक बदनुमा दाग लगा हुआ है, और वो दाग हमने सोचा था कि शायद तेजस्वी जी कोशिश करके धोने की कोशिश करेंगे और जनता के बीच में जाकर के माफ़ी मांगेंगे। लेकिन जो गुंडा राज का जो हमने एक देखा, इनके ऊपर ठप्पा लगा है, या चारा घोटाले का ठप्पा लगा है, या अब तीसरा घोटाला आ गया उसका ठप्पा लगा है, तो ये धोने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज के इनके इस बयान से बिल्कुल साफ हो गया कि इनके अंदर बदलाव ना आया, ना था, ना आने की कोई उम्मीद है। ये अभी भी उसी लाइन पर चल रहे हैं। अगर ये आज भी कह देते कि हमारे पिताजी से गलती हुई, हम बच्चे थे, हमारे नाम पर ज़मीनें ट्रांसफ़र करवा दी गई, माताजी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी तो उनको ये जानकारी नहीं थी, या हमारी ज़रूरतें थी, आज भी जनता के बीच में जाकर कहते, हो सकता है 2-5% की सिंपैथी इनको मिल जाती। लेकिन जो नई पीढ़ी आई है, जो युवा आए हैं, उन युवाओं को एहसास दिलवा दिया कि ये जो नौकरी का वायदा करते हैं उस नौकरी की एवज में क्या लेते हैं। उन युवाओं को अंदाज़ा दे दिया कि सरकारी प्रॉपर्टीज़ किस तरीके से आउटसोर्स की जाती है, कैसे ये अपने कार्य करते थे। वो युवाओं को भी एहसास करवा दिया कि आप ये गलती मत कर देना। जिस तरीके के सरकार बिहार के लोगों ने एनडीए से पहले देखी थी, कहीं वापस ऐसी सरकार ना आ जाए।
उनके माता पिता को तो जानकारी है, हो सकता है कुछ बच्चों को जानकारी ना हो। ये उनके लिए भी अब एक जानकारी बन करके आ रही है। राजीव भाई बिहार की स्पष्ट जनता कर दीजिए बेहतर जरा तरीके से सा, समझती है कि राजीव भाई कैसे स्पष्ट इनको कर बाहर दीजिए, रखना है, क्योंकि कैसे इसके बाद बिहार को हाँ, इस विकास के ट्रैक पर आगे लेकर इसके बाद मैं पद्मश्री आलोक मेहता का रुख करूंगा। स्पष्ट कर दीजिए मुझे और मेरे दर्शकों को, ये अब प्रचार बढ़ने वाला है पूरी ताकत से। आरजेडी और कांग्रेस पिछले कुछ दिनों में यात्रा के दौरान, जहां तक आपकी बात है, एनडीए को पीछे कर चुके थे। क्या अब आप लोग इस मुद्दे को रखने जा रहे हैं जनता के सामने? नहीं, जनता के सामने तो ऑलरेडी ये मुद्दा है। जनता ने तो इनकी राजनीतिक पार्टी या इस गठबंधन, यूपीए गठबंधन में जो इनके मेन अलायंस है कांग्रेस पार्टी, उसको पहले से ही अपनी डिक्शनरी के अंदर भ्रष्टाचारी घोषित किया हुआ है। जनता तो इस बात में जानती है। अब ये देखना ये है कि ये अपने भ्रष्टाचार के नाम पर वोट मांगना चाहते हैं, चाहे व्हीलचेयर पर बैठ करके मांगे, चाहे खड़े होकर के मांगे, या ये भारतीय जनता पार्टी पर उंगली उठा करके वोट मांगना चाहते हैं। हम तो कहते हैं हमारे पर उंगली उठाइए, लेकिन रचनात्मक तरीके से उठाइए। पहले अपनी सफाई दीजिए, पहले ये बताइए कि जो गुनाह हमने किया था, जो उन युवाओं के साथ जो गुनाह किया, या सरकारी व्यवस्था के अंदर रेल मंत्री रहते हुए जो भ्रष्टाचार हमने किया, उसकी हम माफी मांगते हैं। अगर ये माफी नहीं मांगेंगे तो इसका मतलब वही व्यवस्था और वही प्रक्रिया अपनाने वाले हैं आगे भी, जिस तरीके की प्रक्रियाएं वो पहले अपनाते आए हैं। तो बिहार नहीं चाहता उसके और पीछे ढकेला जाए। बिहार नहीं चाहता कि यहाँ पर कुशासन आ जाए। बिहार नहीं चाहता वही भ्रष्टाचार की नींव जो पहले रखी गई थी, जो हमने उखाड़ करके फेंकी है, वापिस उसी ईंट को रख दिया जाए। ठीक है राजीव, बिहार बचना चाहता है इन बात से। हाँ, और इसी वजहों से आप देखिए। पद्मश्री आलोक मेहता का रुख कर लेता हूं। आलोक सर मेरे साथ इस तक जुड़े हुए। आलोक सर, दोनों ही पार्टी, आ रहा हूं चितरंजी, आ रहा हूं, आपको भी समय दूंगा। आलोक सर बड़ी देर से इंतजार कर रहे हैं, उनको भी सुन लें, फिर आपके पास ही आऊंगा। नोट करके रख लीजिएगा आपको किस पे रिबट करना है। आलोक सर, आज मैंने तेजस्वी यादव को सुना और उससे पहले कोर्ट ने जो कहा 420 और आपराधिक साजिश, ये लगता तो है कि हम आम तौर पर इन शब्दों को सुनते रहते हैं, लेकिन इनकी गंभीरता बहुत ज्यादा है। एक तो ये, और दूसरा तेजस्वी यादव ने कहा कि तूफानों से लड़ने का मजा ही कुछ और है, हम इससे भी लड़ेंगे। इस पूरे घटनाक्रम को आपका विश्लेषण कैसे सामने रखेगा आलोक मेहता सर? देखिए राजीव जी, पहली बात तो ये है कि आपने अपनी रिपोर्ट अभी हमारे साथियों ने दिखाई, जिसमें अखिलेश प्रसाद सिंह जी का वो वक्तव्य सुन के मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, क्योंकि वो कांग्रेस के नेता हैं। उन्होंने डिफेंड किया कि भाई देखिए ये षड्यंत्र हमेशा होते हैं। अब मुझे इसीलिए, चूंकि वो तो अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कोई यहाँ पर है नहीं, शायद हमारे जी बता देंगे कि किस तरह से आप कांग्रेस पार्टी ने चारा घोटाले का पूरा केस इसी तरह डेवलप किया था। इसीलिए तब लालू यादव, पूरी किताबें हैं, मेरे पास भी है, आप उनके पास भी होगी, जिसमें जोगिंदर सिंह सीबीआई अदालत में बार बार ये कहा जाता था कि भाई दबाव डाल रहे थे कि इस केस को धीमे चलाओ। गुजराल साहब ने खुद ने कहा, बहुत एक्टिव भी रहे थे उस दौरान। जी, नहीं बिल्कुल, मेरे उनसे, उन्होंने तो मुझे इंटरव्यू भी दिए, बातें भी कही कि कैसे दबाव डाला जाए। और गुजराल साहब ने कहा कि भाई हम पर दबाव है, आप इसको थोड़ा धीमे रखिए। तो कांग्रेस पर दबाव देना, अब वो दबाव चलता था उनके समय में, अभी सत्ता में भी नहीं है, तो तब तो कांग्रेस थी, अब तब तो बीजेपी दूर दूर तक नहीं थी। और ऐसी स्थिति में उसके बाद सत्ता में आई। फिर दूसरा, इस मामले में भी मेरा ऐसा मानना है कि अभी आपकी बात बिल्कुल ठीक है। देखिए, ये चार्ज मतलब आरोप, जो सबूत दिए गए उसको अदालत ने माना कि हाँ ये सबूत है जिससे केस चलता है, मुकदमा। मैं नहीं कह रहा हूँ कि उसको सजा हो गई, जब सजा होगी तभी तो माना जाएगा। अभी लेकिन हाँ, आरोप मान लिया ना कि सबूत कुछ है जिस आधार पर मुकदमा चल सकता है, ये अपने आप में बहुत गंभीर। और मुझे इसलिए सबसे बड़ा इसमें जो नुकसान है, मैं मानने को तैयार हूँ जो अभी हमारे मेहमान कह रहे हैं कि सहानुभूति नहीं मिलेगी। मैं मानता हूँ कि लालू जी को या तेजस्वी जी को सहानुभूति मिले। सवाल ये है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद यदि जिसका वो मुख्यमंत्री चेहरा पेश करेंगे, जनता के बीच में कांग्रेस पार्टी क्या कहेगी कि यदि ये 3 महीने बाद या 6 महीने बाद या 1 साल बाद सजा होगी तो इनको हटा करके फिर हम राबड़ी देवी बन जाए। राबड़ी देवी नहीं बन सकती, लालू जी नहीं बन सकते, तो बहन बनेगी। कौन सी बहन बनेगी? क्या तेज प्रताप यादव वापस आ जाएंगे? क्योंकि वो उनकी परंपरा है। लालू जी तो 2 परिवार में सदस्य और हैं, लालू जी और राबड़ी जी के अलावा। उनमें से किसको सत्ता देंगे ये वो जनता को कह सकते हैं कि चिंता मत करो। लेकिन तेजस्वी जी का भविष्य क्यों चौपट कर दिया? उनके नाम पर संपत्ति 200, देखिए जो उसमें कागज में जितना होगा,
संपत्ति बताई जाती है कि 200 करोड़ रुपए की संपत्ति इस तरह से ट्रांसफर करने के जो केस आए हैं उसमें ये दिखाया गया, बेनामी कंपनी बनाई, इसलिए हम और आप इसको आरोप बार बार मैं कह रहा हूँ, लेकिन सबूत अदालत में दिए गए। इसलिए चिंता मेरी सहानुभूति है। बिहार में नेतृत्व का अभाव है, बीजेपी ने अभी तक दाम उसके पास भी नहीं है। मैं तो ये भी कह रहा हूँ, तो बीजेपी की बात समर्थन नहीं कर रहा हूँ। युवा नेता के रूप में जन स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर आ गए, तेजस्वी यादव है, लेकिन उन्होंने तो कभी चुनाव लड़ा नहीं है कभी इस तरह से। तो सबसे बड़ा चेहरा तेजस्वी यादव है डेमोक्रेसी में एक अच्छा, जैसे हम राहुल गांधी के लिए भी मैं बार बार आपकी बहस में कहता हूं, मुझे इसीलिए खराब लगता है कि राहुल गांधी अच्छा काम करे तो अच्छा मजबूत प्रतिपक्ष हो। बीजेपी भी कहेगी, आप यदि अभी हमारे प्रवक्ता राजीव जेटली जी है उनसे कहेंगे कि आप प्रतिपक्ष मजबूत चाहेंगे, क्योंकि कई जगह तो बीजेपी प्रतिपक्ष में रही है पहले भी, कभी भी कहीं भी और हो सकती है, अभी भी है कुछ राज्यों में, यदि चाहे 2-5 हो उनके सदस्य, साउथ इंडिया में है, तो प्रतिपक्ष मजबूत हो हम चाहते हैं। ऐसी स्थिति में तेजस्वी यादव के लिए खतरा ये है, ये मुकदमा यदि फास्ट चला, तारीखें क्यों ली पहले इतनी ज्यादा कि ये 17 से लेके उसके पहले, बल्कि देखिए जब 2014 से पहले तो दबा दुबू करके केस तो 2004 से 9 के बीच में, ऐसा नहीं कि ऑडिट में नहीं मालूम पड़ा होगा। मनमोहन सिंह जी की इमेज ईमानदार की थी ना, आज भी मना कर दें लालू जी कि वो बेईमान आदमी थे, तो उनको कोई ना कोई दबाया कि अभी इस केस को खुलने मत देना। चलो उनकी सरकार चली गई, फाइलें तो पड़ी रही ना, जैसे चारा कार्ड में। अब ये तो गनीमत है, अभी आप पर आरोप न लगा दे, ये तो नहीं लगाएंगे लालू जी तेजस्वी जी की भाई ये राजीव शर्मा है या आलोक मेहता है, वैसे हमारी जाति से पता नहीं चलती है ना आपकी ना मेरी, कहेंगे ये दूसरी जाति के, इसलिए हम पर ये बातें इनके पक्ष में बोल रहे हैं। या कई बार कहते हैं बीजेपी के हैं, वो यशवंत देशमुख को कह देंगे चलो उनका परिवार तो बीजेपी का, हमारा आपका परिवार नहीं है। तो जज ने यदि माना है कि सबूत ऐसे हैं जिसमें मुकदमा चलेगा, और आपने 420 कहा ना, 120A 120B, इस तरह के जो लालू जी पर जो गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप, और उस संपत्ति चूंकि उन्होंने इनके नाम कर दी, वैसे और भी परिवार में बना लो, और किन किन के नाम है, 14 नाम है वैसे, कोई इनके जो क्लोजेस्ट लोग होंगे इस घोटाले में, तो सजा में यदि दोषी पाए गए तो उसके बाद वो मुख्यमंत्री नहीं रह सकेंगे, बन जाए। मैं तो कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री बन गए, चलिए नीतीश जी भी उनको मान ले, लेकिन मुख्यमंत्री कैसे उनको बनाएंगे? राहुल गांधी आज रात को ब्लैकमेल करेंगे कि नहीं कांग्रेस पार्टी, हमको दीजिए 60 सीट वरना तो हम आपको मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। यही तो झंझट है। आप बात सही कह रहे हैं सर, 2 होटलों के रखरखाव का ठेका था, इन्हें जिसको दिया गया वो कोर्ट में बात रखी गई कि सुजाता होटल्स प्राइवेट लिमिटेड वो राबड़ी जी के स्वामित्व वाली कंपनी थी, उसे दिया गया। लेकिन मैं आपके पास दूसरी चीज के साथ आऊं, तेजस्वी यादव ने बड़ा कैटेगोरिकली कहा है, पिछली बार भी चुनाव के पहले ये काम हुआ, इस बार भी चुनाव के पहले ही ये सब किया गया, यानी राजनीतिक कोशिश की जा रही है कि ऐन चुनाव के पहले इस मुद्दे को उभार दिया जाए और उसका फल ले लिया जाए। आलोक सर, क्या आपको नहीं लगा? हाँ राजीव जी, अभी थोड़ा संशोधन रखिए, ये क्योंकि अभी जब तक मेरे सामने कागज तो नहीं है, सुजाता होटल्स का स्वामित्व इनका है, ये अभी तक बातें नहीं डायरेक्ट है। सुजाता होटल का जिक्र है क्योंकि उसको काम का ठेका या उसमें जो दिया गया, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि राबड़ी देवी को ही स्वामित्व है। वो कंपनी में जैसे शेयर दे दिए गए ना, उस तरह से उसमें, और रखरखाव का मतलब मेंटेनेंस है। कि मैं सरल बताऊं, आईटीडीसी के होटल्स दिल्ली में भी हैं, और कांग्रेस राज के जमाने में, मैं नाम इसीलिए ना होटल का ले रहा हूँ ना मंत्री का ले रहा हूँ, जमाने में कांग्रेस राज में आईटीडीसी के भी ठेके, आप आश्चर्य करेंगे, रेलवे के जो चादरें होती हैं वो धोने के लिए आईटीडीसी के सबसे बड़े दिल्ली के होटल, जो सबसे पुराना हो सकता है आप पहचान ले, नाम में नहीं ले रहा हूँ, उसको दिए जाते थे। अशोक उस होटल, सॉरी रावी बोल रहा है, होटल के बड़े प्रबंधकों ने मुझे बताया कि साहब कई 2 साल हो जाता है पेमेंट ही रेलवे से नहीं आ रहा है, तो आप अपनी जगह कर दीजिए, पेमेंट में डिले कर दीजिए। तेजस्वी का ये कहना क्या सही है? इससे पहले कि अब मैं रुख करूं चितरंजन जी का, कि ये चीजें चुनाव के पहले ही क्यों उठाई जाती हैं और इन चीजों को उभारा क्यों जाता है? क्या केवल इसलिए कि चुनाव में इमेज खराब करके फायदा ले लिया जाए? लोग सर नहीं, मैं कह रहा हूँ चुनाव कहाँ, आप कितनी बार हम और आप मैंने कितने दिन से ये तो कह रहे हैं कि भाई ये मामला इन पर है। अभी तो वो भर्ती घोटाला की चर्चा ज्यादा होती थी, ये टेक्निकल मामला था, अदालत में तो सुनवाई इतने, मैं यही निवेदन कर रहा हूँ, बड़े बड़े वकील इनके साथ हैं जिनको राज्यसभा में भेजते हैं, वो तारीखें बढ़वाते रहे ताकि जितना होगा, तो अब हो सकता है कि चाहते हो संजय गांधी या इंदिरा जी को जो सहानुभूति मिली थी, लेकिन वो सहानुभूति और वो अलग काल था। आज क्या लालू जी को यदि सहानुभूति मिलनी ही थी, और मिल सकती आज भी, जैसा अभी हमारे बीजेपी के कहते हैं वो व्हील चेयर पर आते हैं, तो सहानुभूति हमें, आपको लगता है बुजुर्ग है,
लेकिन भाई हमने भी कोई गलत काम किया है? सेकंड वर्ल्ड वॉर में जो दोषी, उन पर आज भी मुकदमे चलते हैं विदेशों में, कानून ये कहता है। आप ये नहीं कह सकते कि मेरे राज में था तो इसलिए ऐसा है। आज कोई वहां बाहर सरकार, डेमोक्रेटिक सरकार है वहां पर, इसलिए ये मामले को लटकाने का फायदा नुकसान दोनों। इसीलिए मैं तो फिर कहूंगा इस चैनल पर और अपने बीजेपी प्रवक्ता से, या आरजेडी भी मानेगी, जो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में कहा था कि एकदम ऐसे मामलों की सुनवाई लगातार हो, मैं तो कह रहा हूं इसका मामला 2 महीने चला के फैसला ले लें। तेजस्वी यादव खड़े हो जाए कल जाकर, कहें कि साहब रोज डे टू डे करिए, चुनाव से पहले मुझे मुख्यमंत्री बनना है। मैं चितरंजन जी को भी अब चर्चा में ले आता हूं। चितरंजन जी, आपने पद्मश्री आलोक मेहता को सुना, उन्होंने कई चीजों पर तथ्य भी क्लियर किए, और मेरा यही उनसे सवाल था कि जब तेजस्वी ये कहते हैं कि सारी चीजें चुनाव के पहले आती हैं तो इसमें कुछ गड़बड़ी उन्हें समझ में आती है, लेकिन क्या पार्टी के भीतर आज के बाद अभी इस वक्त वरिष्ठ जो नेतृत्व है आरजेडी का और आपके सहयोगी दलों का, इस पर चर्चा हुई कि इसे काउंटर कैसे करना है? क्योंकि अब तो एक तरीके से ये पेंडोरा बॉक्स खुल चुका है, चीजें सामने आ चुकी हैं। राजीव जी, हमको भी थोड़ा अस्थिर से बात को रखने दीजिएगा, क्योंकि आलोक मेहता जी, इनको मैं जानता हूं, इनका क्या आइडियोलॉजी है। जो कह रहे थे कि यहाँ जात पात वाली बात, तो आपके बारे में लोग जानता है, मेरे बारे में जान लीजिए, मैं ब्राह्मण हूँ, खाटी ब्राह्मण। आलोक जी, राजीव जी, ये जो कह रहे थे आलोक जी, भाजपा के प्रवक्ता से थोड़ा 2 डिग्री आगे थे, इनका रहा है शुरू से, इनका यही पहचाने रहा है। मैं यह कह रहा हूँ कि यह इस मामला को छोड़िए, कोई आज से नहीं, 2005 से लालू जी के खिलाफ, लालू जी के परिवार के खिलाफ आरोप लगते रहे हैं। याद होगा 2015 में भी इनके खिलाफ, लालू जी के खिलाफ और तेजस्वी जी के खिलाफ में आरोप लगे। 2020 में लालू जी जेल के अंदर थे, तेजस्वी जी अकेले, इनके 50 हेलीकॉप्टर उड़ रहे थे, 2 दर्जन केंद्रीय मंत्री और दर्जन भर राज्यों के मुख्यमंत्री बिहार में 2020 में हेलीकॉप्टर उड़ा रहे थे, और एक अकेला तेजस्वी ने इस सब का हवा निकाल दिया। अगर बेईमानी नहीं किए हुए रहते तो बिहार की जनता उसी समय 2020 में ही तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री के रूप में अपना मतदान कर चुकी थी। तो जो ऐसा इसका क्या असर होगा, गलतफहमी में है, बिहार की जनता जानती है अच्छी तरह से। राजीव जी, मैं नाम कुछ बताता हूं, देखिए, प्रेमा खांडू कहाँ है, बड़का भ्रष्टाचारी, जया पांडा, अजीत पवार, जिसके बारे में जाकर आदरणीय मोदी जी ने बोला था महाराष्ट्र में कि चक्की पीसी। अजीत पवार आ गए, याद है, मुझे भी याद है, ऐसी बातें आपको याद है। हाँ, सुन लीजिए, हसन मुश्रीफ, मुकुल राय, शिवराज सिंह चौहान, बीएस येदियुरप्पा, शुभेंदु अधिकारी, हेमंत बिश्व शर्मा, नारायण राणे, छगन भुजबल, जितेंद्र तिवारी, प्रवीण डारेकर, भावना लवली, प्रताप तलाई, यशवंत जाघव, यामिनी जाघव, नाम मैंने बता दिया। इनके यहाँ जाइए, भ्रष्टाचार का वहां पर यह जो वॉशिंग मशीन है, भ्रष्टाचारी उसमें जाता है और धुलाकर पाक साफ बाहर निकल जाता है, मोदी ब्रांड वॉशिंग पाउडर से। यह इनका हालत है, कोई असर नहीं पड़ने वाला है। आलोक जी, टीवी पर जो आप बोल दीजिए और भाजपा के प्रवक्ता जो बोल दे, बिहार की जनता यह सवाल पूछेगी कि फैक्ट्री लगेगा गुजरात में और लेबर चाहिए बिहार से। 11 साल से डबल इंजन के सरकार है, हाथ जोड़ के मांग रहे थे नीतीश जी, पटना विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय बना दीजिए, वह पार नहीं लगा। आज तक क्या बिहार को दिए, एक नया पैसा निवेश हुआ क्या? आज बिहार में नौजवान सड़क पर बहुआ रहा है। जब आदरणीय तेजस्वी जी ने अपना विजन रखा, अपना मिशन रखा, तो दनादन जो है सब नकल करने लगे उनकी योजनाओं का। बिहार की जनता से डर गए हैं, लोग बिहार आए हुए हैं, जानते हैं बिहार के डीएनए को जानते हैं। मतलब तेजस्वी जी से डर गए हैं क्या सब? कोई नहीं डरने वाला है, नहीं, तेजस्वी जी से डर गए हैं क्या?
बिहारी डरता नहीं है, बिहारी डरता नहीं है। जो भी कुछ आने की उम्मीद थी अब इस मामला में साफ हो जाएगा। उसको पता नहीं है कि झारखंड में किस ढंग से आपने हम राजीव जेटली आपने सुना चितरंजन जी को। अब क्योंकि चर्चा हमारी काफी आगे बढ़ गई है और आप सब लोगों ने विस्तार से अपनी बातें रख दी, अब अन्यथा सवालों के लिए मेरे पास मैं जगह नहीं रखूंगा। मैं आप लोगों से प्रतिक्रियाओं पर भी जाऊंगा, क्योंकि चितरंजन जी जो अभी बोल रहे थे थोड़ा सा तल्ख भी हो गए अभी, और थोड़ा सा शायद उनको लगा, नाराजगी भी उनको दिखाई पड़ी, क्योंकि जहां तक पद्मश्री आलोक मेहता को मैं जानता हूं 72 से अब तक वो पत्रकारिता में है और उन्होंने अलग अलग विचारधाराओं की सरकारें देखी है। राजीव जेटली, क्या बिहार के चुनाव में बहुत कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी पटकथा आज के बाद लिखी जाएगी? राजीव जेटली, मैं राजीव जी आपको एक बात बताना चाहता हूं। ये आप सोचिए किसी पार्टी का प्रवक्ता, क्योंकि कोर्ट रूम के अंदर जो चल रहा है वो शायद आम जनता तक आसानी से पहुंच नहीं पाता, या लोग नहीं देख पाता कि कोर्ट रूम के अंदर क्या चल रहा है, किस तरीके के एविडेंसेस चलते हैं। लेकिन कई बार हमें ना टेलीविज़न के ऊपर या न्यूज़ चैनल पे मौका मिल जाता है कि अगर इनको लगता होता कि नहीं, जो कोर्ट रूम में रखा गया है उस फैक्ट्स में, उन एविडेंसेस में बहुत दम नहीं है, तो हम अपने एविडेंस आपके प्लेटफॉर्म पे, मतलब कि इंडिया न्यूज़ पे जाकर के आज रख देंगे। अगर इस मौके को ये कैश कर लेते, इनके पास कुछ होता, तो मुझे लगता है जनता तक एक संदेश जरूर जाता कि हाँ, ये जो प्रवक्ता हमारी पार्टी के या ये लालू जी की पार्टी के बोल रहे हैं, ये वो फैक्ट दे रहे हैं जो शायद कोर्ट के पास नहीं होंगे। लेकिन इन्होंने पूरी डिबेट के अंदर एक भी शब्द अपनी पार्टी के नेताओं के भ्रष्टाचार के ऊपर नहीं बोला, एक बार भी उस बात की सफाई नहीं दी कि ये रख रखाव का काम हमने नहीं दिया था, या चारा हमने नहीं खाया था, या लैंड हमने नौकरी के बदले नहीं ली थी। नहीं ली थी तो वो 12-16 लोग कौन थे जिनकी जमीन ली गई। मैंने इसीलिए थोड़ी देर पहले बोला, इसीलिए मैंने थोड़ी देर पहले बोला, नहीं, इसीलिए मैंने थोड़ी देर पहले, अरे सुनिए, मैं तो आपके बीच में एक बार भी नहीं बोल रहा था। आप जो बोल रहे थे मैं सुन रहा था आपको। मैं आपसे इतना ऐसा मत करिए। देखिए, ये फ्रस्ट्रेशन कहलाती है, आपको पूरा मौका मिला था, मुझसे ज्यादा मौका आपको मिल रहा है बोलने का। राजीव जी, आप अपनी आवाज आप जवाब देते रहे, रुके नहीं, क्योंकि मैं चितरंजन जी का भी सम्मान करता हूं, मेरे मेहमान वो भी हैं, आप भी हैं, लेकिन राजीव जी अपनी बात रखें। नहीं, राजीव जी शब्दों की कहिए मर्यादा। मैं केवल इतनी बात, अगर ये बोलेगा चारा चोर, चितरंजन जी ने मेरी, अरे भाई, हम तो ऐसा है चितरंजन जी, हम तो मर्यादा वाले ही लोग हैं, नहीं तो जहां हमारी सरकार है वहां पे लोग हमें गुंडा राज ना बोलते। हम मर्यादा वाले हैं, इसलिए हमारे को गुंडा नहीं भाजपा सरकार कहा जाता है। आपको गुंडा राज सरकार कहा जाता है, हमें भाजपा सरकार कहा जाता है। तो ये मर्यादाओं का फर्क तो यही नजर आ जाता है। आज भी जब हम बात करते हैं तो यही तो कहते हैं कि भाई क्या गुंडा राज सरकार लेकर के आनी है या भाजपा वापस लेकर के आनी है, हम यही तो बोलते हैं। और जनता भी ऐसा ही जवाब देती है कि हमें गुंडा राज नहीं चाहिए। भ्रष्टाचार को छोड़ दीजिए एक साइड में, भ्रष्टाचार को एक साइड में छोड़ दीजिए। गुंडा राज बिहार की जनता की सबसे बड़ी तकलीफ रही है। बिहार की जनता भूल नहीं सकती है उसे। उन्हें मालूम है 6 बजे के बाद घर से नहीं निकल सकते थे। आदमी हाथ में पैसों का बैग लेकर के बिहार की सड़कों पर नहीं निकल सकता था। वो गुंडा राज तो आपको भी याद होगा ना, चाहे प्रवक्ता है हम पार्टी के, लेकिन आपका तो बिहार तो आपका भी है, आपके घर वाले, आपके बच्चे, आपके दोस्त, आपके यार जो कोई व्यवसाय करते होंगे वो भी तो आज बताते होंगे ना आपको कि भाई चितरंजन जी आपकी सरकार में यूं हुआ करता था। अब ये परिस्थितियां नहीं है। बिहार डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, बिहार आगे बढ़ रहा है। पलायन 11% होता था, मात्र 2% रह गया है। आप तो आंकड़ों की बात कर रहे थे ना, लगभग 29,000 का बजट होता था, 3.5 लाख के करीब पहुंच गया बजट यहाँ पर पे। तो अब जो परिवर्तन आए वो बिहार की जनता ने देखी है। लगभग 1600 मेगावाट बिजली बनती थी, लगभग 10,000 मेगावाट पे हमने पहुंचा दिया है बिहार की बिजली को। तो बिजली की खपत से भी कई बार अंदाजा लग जाता है कि हमारा प्रदेश किस तरीके की तरक्की कर रहा है। अब मैं आपसे हाथ जोड़ करके विनती करता हूं कि आप अपनी पार्टी का बचाव ना करते हुए
माफी मांगना शुरू करें। ये बिहार, ये देश की जनता ना मैं ठीक है, बोली ठीक है। है, ठीक है, आलोक सर का रुख कर लेता हूँ। मैं नहीं चाहता, मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं चाहता कि आप जैसा सम्मानित प्रवक्ता बहस में उलझे। आलोक सर, समय कम है मेरे पास, मुझे संक्षेप में आलोक सर बताएं, क्या आज का कोर्ट का कार्रवाई के बाद निकला हुआ आउटकम कल पेपरों में छाया रहेगा? कल के एडिशन में शायद बड़ी खबर और बिहार में ज्यादा इस पर चर्चा हो। क्या ये प्रभावित करेगा जो अब तक होता रहा है? क्योंकि मेरे ख्याल से अब वो फेज शुरू हुआ है जब प्रचार तेजी पकड़ेगा। आलोक सर, देखिए राजीव जी, मैं इतने वर्षों से पत्रकारिता में हूं तो मैं कभी ये नहीं मानता कि हमारे आपके कुछ कहने से एकदम ही हवा बदल जाती है या बिगड़ जाती है। क्योंकि अभी जैसा कह रहे थे, चितरंजन जी का मैं बड़ा सम्मान करता हूँ और मुझे अच्छा लगा कि आरजेडी के प्रवक्ता बहुत अच्छा सा बात भी कह रहे हैं। और चूंकि कई बार प्रवक्ता उनके गड़बड़ भी आ जाते हैं, तो मेरा निवेदन खाली ये है कि मैं फिर से इसीलिए दोहरा रहा हूँ, चारा जो शब्द का इस्तेमाल किया, मैं बीजेपी के प्रवक्ता राजीव जी से भी कहूँगा कि उसमें चारा फोल्डर नहीं था, उसका नाम है चारा कांड। वो भैंस गाय स्कूटर पर कैसे, जिन स्कूटर के नंबर दिए गए थे उस पर गरीबों को कैसे बांटी गई, 25 भैंसे स्कूटर का नंबर पर जो गाड़ी गई उसमें 20 भैंसे गई थी। तो ये कांड है जो पशुपालन विभाग में जो लोगों को जानवर देने के लिए गरीबों को दिया जाता है, वो 1990 में हमने जब छापा, अभी जिसको उन्होंने कह दिया इसलिए मैं कह देता हूँ कि लालू जी ने तब यही आरोप संडे मेल अखबार में लगाया था कि भाई ये आलोक मेहता जिन्होंने छापा है ये 1990 का है, आज का नहीं है कि साहब ये तब इन्होंने इसलिए छापा है चारा कांड क्योंकि ये ब्राह्मण है। हरिवंश जी जो इस समय उपसभापति हैं वो प्रभात खबर में थे, बल्कि हो सकता है कि लालू जी और नीतीश जी की सरकार में भी राज्यसभा में आए हों। वो प्रभात खबर ने बाद में, चूंकि मैं तो 91 के बाद आ गया, उसके बाद वो सत्ता में रहे, इसीलिए मैं सम्मान करता हूँ। अदालत काफी पहले यह खबर छपी थी, प्रभात खबर में 1984 में यह खबर छपी थी जी, जगन्नाथ 1984 में यह खबर प्रभात खबर में सबसे पहले छपी लालू थी। जी सत्ता में नहीं आए थे चिरंजन जी, 84 में लालू जी नहीं, मेरे जगन्नाथ मिश्रा के पत्र भी छापे हैं, जगन्नाथ मिश्रा जी के काल में प्रभात खबर में छपी थी कि 1977 से यह मामला चल रहा है। नहीं, लेकिन जो बाद में मामला है, चलिए तो उस पर बहस नहीं कर रहा हूँ। आप कोई भी, चलिए सर, मैं मेरे दर्शक तय करेंगे। खाली कह रहा हूँ कि दर्शक तय करे, जनता तय करेगी। वाकई हम तय करने वाले कोई नहीं, चितरंजन जी, राजीव जी माध्यम है और माध्यम की जिम्मेदारी निभा रहे, इसीलिए हमारे सवाल आपको पूरा मौका देते हुए दिखाई पड़े कि आप अपनी बात सामने रखें। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि अब जो प्रचार है, अब जो बातें हैं, वो शायद पहले हो चुकी बातों से अलग इतर बिहार की जमीन पर उतरने वाली हैं, क्योंकि अब प्रचार का तेजी और प्रचार का जोर जरूर दिखेगा और उसमें ये मुद्दा शामिल होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। बहुत धन्यवाद चितरंजन सर आपका जुड़ने के लिए, राजीव जेटली जी आपका, और साथ में आलोक मेहता सर आपका भी जुड़ने के लिए। बढ़ते आगे फटाफट अंदाज में खबरों की तरफ।